साथियों, आज हम आपको राजस्थान सेवा नियम में जो अवकाश दिए गए हैं, विभिन्न अवकाश, उनका संक्षिप्त विवरण के बारे में चर्चा करेंगे। हमने हमारी पुस्तक में भी इसका उल्लेख कर रखा है। आज हम इस पुस्तक के माध्यम से जो विभिन्न अवकाश दिए गए हैं उन्हीं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें, आरएसएमबी में नए अध्यक्ष का गठन हो चुका है, तो अर्थात नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। जल्दी ही एग्ज़ाम के बारे में घोषणा होने वाली है, तो आप सब लोग सजग रहें, तैयार रहें और मेहनत करते रहें। ये आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इसमें सबसे कम कंपटीशन रहेगा, क्योंकि बहुत से कम साथियों ने इसकी तैयारी की है। साथियों, जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप मेहनत और लगन से करते रहो। अब हम आज आपको बताएंगे विभिन्न अवकाशों का संक्षिप्त विवरण। आज हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स के बारे में। ठीक है, यह नियम 6 में दिया गया है। यह केवल विशेष परिस्थिति में ही मिलेगा। साथियों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो होता है किस में मिलेगा? विशेष परिस्थिति में मिलेगा। ठीक है साथियों, यह कब दिया जाएगा? जब उसके पास कोई अन्य अवकाश दे ना हो, अथवा जब अन्य अवकाश बकाया हो किंतु कर्मचारी जब स्वयं आवेदन करे। दो स्थिति में मिलेगा। कब मिलेगा? जब या तो उसके पास कोई अवकाश बचा ना हो, या अवकाश बचा हो लेकिन कर्मचारी स्वयं ये चाहता हो कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवकाश चाहिए। ठीक है। अस्थायी राज्य कर्मचारी को कब मिलेगा? जब एक समय में 3 माह से 18 माह तक। सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है साथियों। अस्थायी राज्य कर्मचारी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स कितने समय तक मिल सकता है, स्वीकृत किया जा सकता है? 3 माह से 18 माह तक। इसमें ठीक है, इससे अधिक के लिए भी मिल सकता है, लेकिन कब मिलेगा? इससे अधिक अवधि के लिए, जब क्षय रोग, कुष्ठ रोग, तपेदिक, टीबी रोग होता है तो मिलेगा। ठीक, 18 माह तक तभी मिलेगा जब 1 वर्ष राजकीय सेवा में हो, अर्थात 1 वर्ष राजकीय सेवा में हो गया तो ही मिलेगा उसे। प्रोबेशन में नियुक्ति से पूर्व। साथियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 100% आने के चांसेस साथियों, संभावना है, ध्यान रखना। प्रोबेशन में नियुक्ति से पूर्व पाठ्यक्रम या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले को असाधारण अवकाश मिलेगा। दिनांक 22/2/2021 को से यह लागू किया गया। साथियों, ध्यान रखना, दिनांक का एक तो याद रखना। और प्रोबेशन कर्मचारी, कौन से प्रोबेशन कर्मचारी को? नियुक्ति से पूर्व जिन्होंने कोई पाठ्यक्रम या कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और अब नियुक्ति हो गई हो उनकी, तो ऐसे मामलों में उनको प्रोबेशन में असाधारण अवकाश मिलेगा। ये कब लागू किया गया? दिनांक 22/2/2021 को। स्वीकृति एक अब बात ये आती है, प्रोबेशन के अंदर एक असाधारण अवकाश कब स्वीकृत किया जा सकता है? ठीक है, 1 माह तक तो नियुक्ति प्राधिकारी करेगा और 1 माह से अधिक अपरिहार्य स्थिति में प्रशासनिक विभाग। यह कब लागू किया गया? दिनांक 6/1/2020। साथियों, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि 1 माह से अधिक के लिए क्या प्रशासनिक विभाग प्रोबेशन अवधि के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दे सकता है? तो आपको क्या सामान्य परिस्थिति में? तो आपको कहना नहीं, केवल अपरिहार्य स्थिति में। साथियों, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर है कि इसमें अपरिहार्य स्थिति में अर्थात विशेष परिस्थिति में दे सकता है। ठीक है। हड़ताल / सामूहिक अवकाश पर नो पे नो वर्क सिद्धांत पर असाधारण अवकाश मिलेगा। यह दिनांक कब से दिया गया? 14/3/2022 से जोड़ा गया। नियुक्ति से पहले किसी अध्ययन पाठ्यक्रम, ये हमने अब कराया था आपको, है ना। नियुक्ति से पहले किसी अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में प्रोबेशन अवधि में असाधारण अवकाश मिलेगा 22/2/2021 से। अब साथियों, अब हम चर्चा करेंगे प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी लीव के बारे में। ये कौन से नियम में दिया गया? नियम 103 में। ठीक, महिला के 2 से कम उत्तरजीवी संतान पर 180 दिन तक मिलता है। ठीक है, कब मिलेगा? 2 से कम उत्तरजीवी, अर्थात 2 से कम जीवित संतान होनी चाहिए, और कितने दिन तक? 180 दिन तक। 2 बार ऐसे अवकाश का उपभोग करने के बाद भी उत्तरजीवी संतान नहीं हो तो 1 बार और अवकाश मिल सकेगा। अस्थायी महिला कर्मचारी को भी यह मिलेगा। इसे मकान किराए भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता मिलेगा जो उसे जाने से पूर्व मिल रहा हो। यहाँ कहने का मतलब है, अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है जो कि महिला है और प्रसूति अवकाश के लिए आवेदन करती है, तो क्या उसे मकान किराया भत्ता और नगर शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता मिलेगा, अतः एचआरए और सीसीएल मिलेगा? तो आपका आंसर होगा हाँ। लेकिन वो कौन सी दर से मिलेगा? जो उसको पहले जो दर मिल रही थी उसी दर से मिलेगा। ठीक है। अधूरे गर्भपात पर नहीं मिलेगा। ठीक है, गर्भपात के मामले में यह नहीं मिलता है प्रसूति अवकाश।
सेवा में आने से पहले जन्मे। साथियों ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी, कोई महिला कर्मचारी की बात हो रही है, ठीक है, महिला कर्मचारी क्या वो जब वो सरकारी नौकरी में आती है उससे पहले यदि उसका बच्चा होता है तो ये भी ये जोड़ा गया है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आने की फुल संभावना। साथियों, नियुक्ति से पहले जन्मे संतान पर नियुक्ति से 15 दिवस के भीतर आवेदन करने पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। यदि कोई महिला की नियुक्ति 10 दिन के अंदर, मान लो ये आ सकता है कि किसी महिला की नियुक्ति 10 दिन के अंदर हुई है और उसके पहले से बच्चा है, तो क्या वह प्रसूति अवकाश के लिए आवेदन कर सकती है? तो आपको कहना यस। लेकिन जब आपका ऑप्शन आए किसी महिला की नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है और उसका बच्चा 16 दिन से अधिक है या 15 दिन से अधिक है और वह प्रसूति अवकाश के लिए आवेदन करती है, तो क्या उसे मिलेगा? तो साथियों नहीं मिलेगा। केवल जैसे उसकी नियुक्ति है, नियुक्ति से 15 दिन के अंदर वो अगर आवेदन करेगी, ये केवल उन मामलों में है जो पहले से उसके कोई बच्चा जन्मा हो, ठीक है। और ये कब से लागू किया गया साथियों, ये भी महत्वपूर्ण है। ये दिनांक 7/12/2020 से लागू हुआ, ठीक है, ध्यान रखना साथियों। ऑप्शन में ये आएगा कि ऐसी महिला जिनको सर्विस में आने से पहले कोई बच्चा हुआ हो तो उनको क्या प्रसूति अवकाश मिलेगा? यदि मिलता है तो कितने दिवस में आवेदन करने पर, ये कब से? तो आपको आंसर देना 15 दिवस में आवेदन करने पर 7/12/2020 से मिलेगा, ठीक है साथियों। पूर्व प्रसव के दौरान पैदा हुई निःशक्त संतान कुल बच्चों की गणना में नहीं आती। साथियों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्व प्रसव के दौरान पैदा हुई निःशक्त संतान कुल बच्चों की गणना में नहीं आती। यह दिनांक 3/7/2019 को दिया गया साथियों। अब हम साथियों चर्चा करेंगे पितृत्व अवकाश की, पैटर्निटी लीव की। यह कौन से नियम में दिया गया? 103 का में इसका उल्लेख किया गया है। पुरुष सरकारी कर्मचारी को देय है जिसकी 2 से कम उत्तेजित संतान हो, ठीक है। क्या अब ऑप्शन में ये आएगा कि पैटर्निटी लीव किसको देय होता है? तो साथियों महिलाओं को या पुरुष को? आपको आंसर देना पुरुष को होता है, ठीक है। ये भी कब होता है? 2 से कम उत्तेजित संतान के लिए। ये कितने दिन के लिए मिलता है साथियों? 15 दिन के लिए मिलता है, ठीक है। और ये कब तक ले सकता है साथियों? ये जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले या बाद में 3 माह के अंदर आवेदन करके ले सकता है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं। पुरुष सरकारी कर्मचारी को देय है जिसकी 2 से कम उत्तेजित संतान हो। बच्चे के जन्म के 15 दिन पूर्व से 3 माह बाद तक लिया जा सकता है। 15 दिन का यह अवकाश पूरे सेवा काल में अधिकतम 2 बार लिया जाएगा। कितनी बार लिया जाएगा? अधिकतम 2 बार लिया जाएगा। ऐसे अवकाश का उपभोग नहीं किया गया है तो यह अवकाश समाप्त व्यवगत हो जाएगा। साथियों ऑप्शन में आपको ये आ सकता है कि एक पिता है जिसके कोई बच्चा हुआ है, ठीक है, और बच्चा होने के 3 माह से अधिक दिवस में उसके कार्यालय द्वारा पितृत्व अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। क्या अब वह पितृत्व अवकाश ले सकता है? तो साथियों नहीं ले सकता, ठीक है। केवल 15 दिन के अंदर ही ले सकता है। या हो सकता है कि जैसे कि वो किसी कार्य में बिजी था और उसने 3 महीने के अंदर आवेदन नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या पितृत्व अवकाश देगा होगा? तो साथियों आपको आंसर देना नहीं। केवल 3 माह के अंदर उसको आवेदन करेगा तो ही मिलेगा। वो कितने दिन मिलेगा? 15 दिन मिलेगा। ऐसे अवकाश को भोग नहीं किया गया हो तो अवकाश समाप्त अर्थात व्यक्तिगत हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। पत्नी के गर्भस्राव सहित गर्भपात के मामले में ऐसा अवकाश नहीं मिलेगा, ठीक है, गर्भपात के मामले में नहीं मिलता है। अब आगे हम बात करते हैं अदेय अवकाश, लिव नॉट ड्यू। यह कौन से नियम में दिया गया? नियम 93(3) में दिया गया साथियों। यह कब कितना मिलता है? ठीक है, संपूर्ण सेवा काल में अर्थात पूरी सर्विस में 360 दिन मिलेगा, जो कि एक बार में 90 दिन से अधिक नहीं होगा। साथियों आपको ऑप्शन में ये आएगा कि अदेय अवकाश लिव्स नॉट ड्यू पूरे संपूर्ण सेवा काल में कितने दिन मिलता है? 360, और एक बार में कितने दिन मिलता है? 90 दिवस मिलेगा। ये कौन से नियम में दिया गया? नियम 93(3) में इसका उल्लेख किया गया है। 180 दिन का अदेय अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र पर मिलेगा। अगर आपको 180 दिन का चाहिए तो आपको क्या चाहिए? चिकित्सा प्रमाण पत्र चाहिए। यह अवकाश स्वीकृत होने पर अर्धवेतन अवकाश कम कर दिए जाएंगे। कौन सा अवकाश कम किया जाएगा? अर्धवेतन अवकाश, जो कि नियम 93(3) में उल्लेख किया गया है। अब साथियों हम बात करते हैं विशेष चिकित्सा अवकाश, स्पेशल मेडिकल लीव्स। नियम 93 में इसका उल्लेख किया गया है। पुलिस अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी को जब क्षय रोग या टीबी रोग होने पर संपूर्ण सेवा काल में 6 माह तक विशेष चिकित्सा अवकाश निम्न शर्तों पर मिलेगा। नियम 91 व 93 के तहत अवकाश के उपभोग पर मान्यता प्राप्त अस्पताल सैनिटोरियम में भर्ती होने पर अब हम बात करते हैं साथियों क्षतिपूर्ति अवकाश की, कंपनसेशन ऑफ लीव्स। ठीक है,
या लिपिक वर्गीय एवं चतुर्श्रेणी कर्मचारी को रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाश में कार्यालय के आदेश अनुसार अनिवार्य उपस्थिति हो तो मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब जब कोई राजकीय छुट्टी होती है तो किसी व्यक्ति को जब कार्यालय में कोई विशेष काम होता है तब उसे बुलाया जाता है, तब क्षतिपूर्ति अवकाश मिलता है। लेकिन ये दो कर्मचारी को, लिपिक वर्गीय चतुर्श्रेणी कर्मचारी को, ठीक है, यह राजपत्रित अधिकारी, निजी स्टाफ, पीए, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर इत्यादि को नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे अर्धवेतन अवकाश, ठीक, हाफ पे लीव्स। ये कौन से नियम में दिया गया? नियम 93 में दिया गया साथियों। प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर 20 दिन मिलेगा। ठीक है, पूर्ण सेवा काल के अंदर प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर 20 दिन मिलेगा। ठीक है, अर्थात एक वर्ष में 20 दिन मिलेगा। निजी कारण में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर मिलेगा। यह सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर अर्जित अवकाश होता है। नियम 7-10 में इसका उल्लेख, अर्थात 7-10 में इसकी परिभाषा दी गई है। ऐच्छिक अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश एक वर्ष में 2 मिलते हैं। ठीक है, ऐच्छिक अवकाश, ठीक है, ऐच्छिक अवकाश या प्रतिबंधित अवकाश कितने मिलते हैं? एक वर्ष में 2 मिलेंगे। या नियमित अवकाश या आकस्मिक अवकाश के पहले या बाद में लिया जा सकता है। नियम 12 में नहीं आता है ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे निरोधावकाशात, क्वारंटाइन लीव्स। यह छूत रोग जैसे चेचक, प्लेग, हैजा, टाइफाइड बुखार तथा सेरिब्रोनाइफल, मेनिनजाइटिस आदि होने पर मिलता है। सामान्य रूप से 21 दिन व विशेष परिस्थिति में 30 दिन मिल सकता है। स्वाइन फ्लू होने पर यह कितने दिन मिलेगा साथियों? 7 दिन मिलेगा साथियों। अब हम आगे अन्य अवकाश हो रहे हैं उन पे बात करते हैं। संतान देखभाल अवकाश, ठीक है साथियों, यह नियम 103 में दिया गया है। अब साथियों ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। महिला व एकल पुरुष, साथियों क्वेश्चन आपका आएगा, संतान देखभाल अर्थात चाइल्ड केयर लीव किसको दे है? केवल महिला को या पुरुष को? तो साथियों आपका आंसर देना महिला व एकल पुरुष। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, हमने इसमें बोल्ड भी किया है, महिला व एकल पुरुष को। ठीक है, महिला व एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को 2 ज्येष्ठतम जीवित बाल संतानों के लिए मिलेगा। आपको ऑप्शन में ये आ सकता है, क्या महिला एकल पुरुष वरिष्ठतम कर्मचारी को दे होगा? आपको आंसर देना है नहीं, केवल ज्येष्ठतम कर्मचारी को मिलेगा। ठीक है, महिला व एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को 2 ज्येष्ठतम जीवित को ही मिलेगा। संपूर्ण सेवा काल में कितने दिन मिलता है? चाइल्ड केयर लीव 730 दिन मिल सकता है। ठीक है, संतान, अब बात करते हैं, अब संतान की एज क्या दी गई है। ठीक है साथियों, 18 वर्ष से कम आयु का हो, ध्यान रखना। आपको एक ऑप्शन में ये आ सकता है कि चाइल्ड केयर लीव 19 वर्ष के बच्चे को क्या मिलेगा? आपको कहना नहीं, केवल 18 वर्ष से कम आयु का हो। जब निःशक्त के मामले में 40% वाले व्यक्ति या बच्चा हो तो 20 वर्ष तक के संतान को मिलेगा। ठीक है, दो हैं सर, आपको ध्यान रखना। एज, संतान की आयु, एक 18 वर्ष, निःशक्त का मामला है तो 20 वर्ष। ठीक है, लेकिन वो 40% होना चाहिए निःशक्त। अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते चाइल्ड केयर लीव के लिए कि साहब ये मेरा अधिकार है। ठीक है साथियों, ये अधिकार पे दावा नहीं कर सकते कि मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ड्यूटी पर अपराधिकृत रूप से अनुपस्थित ऑब्लिक इसके पश्चात आवेदन करने पर यह अवकाश नहीं मिलेगा। साथियों ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति पहले से ड्यूटी पर से अनुपस्थित चल रहा हो या इसके आने के पश्चात आवेदन करे उस अवकाश के लिए तो उसे नहीं मिलेगा। साधारण रूप से परिवीक्षाधीन प्रशिक्षक को नहीं मिलेगा। अब साथियों ऑप्शन में क्या आएगा? क्या चाइल्ड केयर लीव साधारण रूप से परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी को मिलेगा? तो आपको आंसर देना नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? ये प्रोविजन में विशेष परिस्थिति में ही मिलेगा। ठीक है, एक कैलेंडर वर्ष में 3 से अधिक दौर में स्वीकृत होगा, अतः 3 बार तक उसको स्वीकृत किया जा सकता है। एकल पुरुष को भी 730 दिवस मिलेगा। साथियों ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करना। अब आपका ऑप्शन आएगा एकल पुरुष को 730 दिवस का चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। यह कब से लागू किया गया? दिनांक 20/7/2020। ध्यान रखना, कब से? 20/7/2020 से यह प्रतिस्थापित किया गया, यह नया जोड़ा गया है। एकल पुरुष से क्या तात्पर्य लगाते हो आप? ठीक है, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। अविवाहित ऑब्लिक विधुर और ऑब्लिक तलाकशुदा व्यक्ति एकल पुरुष होता है। साथियों वापस में बता रहा हूँ, आपको ऑप्शन में आ सकता है कि एकल पुरुष से क्या तात्पर्य, आपको बताना है अविवाहित ऑब्लिक विधुर ऑब्लिक तलाकशुदा व्यक्ति को एकल पुरुष कहा गया है। अब हम साथियों चर्चा करते हैं अध्ययन अवकाश की, स्टडी लीव की, जो कि नियम 110 में दिया गया साथियों। ठीक है, स्थायी राज्य कर्मचारी को 20 वर्ष या अधिक की सेवा करने वाले कर्मचारी व 52 वर्ष की आयु वाले को
नहीं मिलेगा साथियों। दो चीज़ है, यदि जिसने 20 वर्ष की सेवा कर ली हो या 52 वर्ष की आयु प्राप्त हो गया उसको नहीं मिलेगा। अवकाश स्वीकृति के समाप्त होने के बाद 5 वर्ष में निवृत्त होने वाले को भी यह नहीं मिलेगा। वैज्ञानिक शोध एवं तकनीकी प्रगति के पाठ्यक्रम के लिए यह मिलेगा। पूर्ण सेवा काल में अधिकतम 2 वर्ष के लिए स्वीकृत किया जा सकता है साथियों। जब आपसे ये पूछा जाए कि अध्ययन अवकाश पूर्ण सेवा काल में कितने समय के लिए होगा, 2 वर्ष के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। अपवाद स्वरूप मामलों में को छोड़कर अधिकतम 12 माह होगी। राज्य कर्मचारी को 24 माह से अधिक का अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। अस्थायी कर्मचारी जिन्होंने निरंतर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा उसकी भर्ती आरपीएससी के परामर्श से हुई हो तो उसे मिलेगा। इंजीनियरिंग की किसी शाखा में डिप्लोमा धारक व्यक्ति को 24 माह तक तथा अतिरिक्त 1 वर्ष तक अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है। अब साथियों, अब हम बात करेंगे प्रोबेशन ट्रेनर परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के बारे में। ठीक, जब परीक्षाधीन अवधि पूर्ण हो जाती है तब ऐसे कर्मचारी को उसके पद के वेतनमान में पे मैट्रिक्स के संबंधित लेवल में प्रथम लेवल L1 में स्वीकृत किया जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि भी नहीं मिलेगी। साथियों, आपसे ऑप्शन में आ सकता है कि आप प्रोबेशन के अंदर वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है, आपको आंसर देना नहीं मिलेगी। मकान किराया भत्ता मिलेगा जिन्होंने प्रोबेशन अवधि पूर्ण होने के 1 माह के भीतर या वेतन आहरण के 1 माह के भीतर आवेदन कर दिया हो। अर्थात प्रोबेशन अवधि के अंदर आपको मकान किराया भत्ता नहीं मिलेगा, बल्कि जैसे ही प्रोबेशन अवधि पूर्ण हो जाती है उसके 1 माह के भीतर आपने आवेदन कर दिया हो या जैसे ही आप वेतन प्राप्त करते हैं उसके 1 माह के भीतर आवेदन कर दिया हो, उस दिनांक से मकान किराया भत्ता एचआरए आपसे मिलने लग जाएगा प्रोबेशन व्यक्ति को। यह न्यूनतम पारिश्रमिक 12,400 व अधिकतम 1,42,000 मिलेगा। साथियों, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इसको। न्यूनतम 12,400, अधिकतम 1,42,000। यदि प्रशिक्षण के लिए वैदेशिक सेवा में प्रतिनियुक्ति की जाए तो प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं मिलेगा। दिनांक 30/10/2017 को यह जोड़ा गया है। नियुक्ति से पहले किसी अध्ययन पाठ्यक्रम प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में प्रोबेशन अवधि में असाधारण अवकाश मिलेगा। साथियों, हमने पहले बताया था उतने दिवस प्रोबेशन अवधि बढ़ जाएगी। दिनांक 22/2/2021 में 2 वर्ष के लिए प्रोबेशन अवधि होती है। साथियों, प्रोबेशन अवधि कितने साल की होती है? 2 वर्ष की होती है। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यभार ग्रहण काल देय नहीं होगा। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक वेतन मिलेगा। क्या मिलेगा? जो फिक्स गवर्नमेंट का वेतन होता है वही मिलेगा। यह कर्तव्य के रूप में माना जाता है। 3 माह से अधिक समय के लिए बॉन्ड लिया जाएगा। परीक्षा काल पूर्ण करने पर वेतन वृद्धि 1 जुलाई को जो परीक्षा दिन पूर्ण करने की तारीख के ठीक बाद आती है तब से मिलेगा। इस अभी नया संशोधन हो गया, उसके अनुसार 2 वेतन वृद्धियाँ मिलेगी। ठीक है साथियों, इनको आकस्मिक अवकाश 1 वर्ष में 15 दिन मिलेगा। अतः आकस्मिक अवकाश का होता है सीएल कितने मिलेगी? 15 दिन की, 30 अक्टूबर 2017 के अनुसार। अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी और प्रोबेशन में नहीं मिलेगा। नियम 122 के फर्स्ट में ये साफ लिखा हुआ है कि प्रोबेशन प्रशिक्षणार्थी को किसी प्रकार का अवकाश नहीं मिलेगा। तदर्थ बोनस परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को नहीं मिलेगा। अर्थात जैसे डिपार्टमेंट जैसे गवर्नमेंट जब बोनस देती है तो वो प्रोबेशन अवधि में नहीं मिलेगा। 30 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना में ये लिखा गया, ये अंकित किया गया है। निलंबन काल में निर्वाह भत्ता भी मिलेगा। नवीन नियुक्ति के समय कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। कर्तव्य पर रहते हुए यात्रा करे तो उसे यात्रा भत्ता मिलेगा। राजस्थान सिविल सेवा अर्थात किराया का आवास आवंटन नियम 2008 के तहत परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को राजकीय आवास भी मिलेगा। अतः आपको राजकीय आवास भी आवंटन हो सकता है प्रोबेशन में। ठीक है। नियम 103 ग के अनुसार महिला सरकारी कर्मचारी को बच्चे की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष तक अर्थात 730 दिन का अवकाश मिलेगा। इस अवधि में उतने दिन का परीक्षा काल बढ़ जाएगा। ठीक है साथियों, अब आगे हम चर्चा करते हैं आकस्मिक अवकाश की सीएल के बारे में। यह अवकाश की श्रेणी में नहीं आता। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन में आ सकता है कि निम्न में से कौन अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको बताना है सीएल अर्थात आकस्मिक अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है। किसी नियम के अधीन नहीं है ये मान्यता प्राप्त अवकाश भी नहीं है। वर्तमान में 1 वर्ष में 15 दिन तक आकस्मिक अवकाश अर्थात सीएल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति वर्ष के बीच में नियुक्त होता है तो निम्नानुसार
आकस्मिक अवकाश मिलेगा। 3 माह या कम समय की नियुक्ति हुई है तो 5 दिन का, 3 माह से अधिक और 6 माह से कम है तो 10 दिन की सीएल मिलेगी, 6 माह से अधिक है तो 15 दिन की सीएल स्वीकृत हो सकती है। उक्त अवकाश के दिन कर्मचारी अनुपस्थित नहीं माना जाता है, ना ही उसका वेतन रोका जा सकता है। अतः यदि किसी कर्मचारी ने सीएल ली है तो उस कर्मचारी को अनुपस्थित नहीं माना जाता है, नहीं उसका वेतन काटा जा सकता है या रोका जा सकता है। विदेश जाने से पूर्व अवकाश का आवेदन 3 माह पूर्व देना पड़ेगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है सीएल के माध्यम से, उसको 3 माह पूर्व अवकाश का आवेदन करना पड़ेगा। आकस्मिक अवकाश लेने से पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। जब स्वयं परिवार का कोई बीमार हो और अंत्येष्टि के मामले में पूर्व स्वीकृति आवश्यकता नहीं होगी। साथियों ध्यान रखना, आप सीएल पर जा रहे हो तो आपकी पूर्व स्वीकृति आवश्यकता है, लेकिन 2 मामलों में नहीं। कब? जब या तो वो स्वयं या परिवार का कोई बीमार हो या किसी की अंत्येष्टि के मामले में उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मामलों में कार्योत्तर स्वीकृति मानी जाएगी अथवा दी जाएगी। सेवानिवृत्त होने पर आकस्मिक अवकाश निम्न प्रकार दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति में 3 माह या कम की सेवा हो तो 5 दिन का मिलेगा। सेवानिवृत्ति में 3 माह से अधिक किंतु 6 माह से कम हो तो 10 दिन का मिलेगा। सेवानिवृत्ति में 6 माह से अधिक समय हो तो 15 दिन का मिलेगा। मुख्यालय पूर्व अनुमति के नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है साथियों, यदि कोई व्यक्ति सीएल पे हो तो भी मुख्यालय पूर्व अनुमति के नहीं छोड़ सकता। दिनांक 11 जनवरी 1956 में कहा गया है। मुख्यालय से बाहर आकस्मिक अवकाश सीएल पर जाए तो अवकाश में पतांकित करना आवश्यक है कि आप कहाँ जा रहे हैं, इसका पतांकन आवश्यक है। विश्रामकालीन विभाग से गैर विश्रामकालीन विभाग में स्थानांतरित हो जाए तो उसका आकस्मिक अवकाश सीएल का लेखा व्यपगत तथा समाप्त हो जाता है। विश्रामकालीन विभाग के कर्मचारियों को वेकेशन की निरंतरता में या उसके सम्मिलित में आकस्मिक अवकाश नहीं दिए जाएंगे। अंशकालीन कर्मचारी को अन्य कर्मचारियों के अनुसार ही आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। अब साथियों, अब हम बात करते हैं उपार्जित अवकाश वे, जो कि नियम 91 में दिया गया है। एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन व आरएसी को 42 दिन मिलेगा। ठीक है, अधिकतम उपार्जित अवकाश कितना मिल सकता है? 300 दिन तक जमा हो सकता है। 1 जनवरी 1998 से यह किया गया है प्रावधान। वर्ष में 2 बार अग्रिम रूप से। अब साथियों, ये क्या उपार्जित अवकाश जमा कैसे होता है? तो साथियों आपको आंसर देना अग्रिम रूप से। ठीक है, एडवांस में जमा होता है। वर्ष में 2 बार अग्रिम रूप से जमा होता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, जो कि 15-15 दिन के रूप में होता है। 6 माह की अवधि में लिए गए समर्पित अवकाश या उपार्जित अवकाश का समायोजन पहले 15 दिन के उपार्जित अवकाश में से किया जाएगा। इसके बाद शेष अवकाश का समायोजन किया जाएगा। 6 माह में असाधारण अवकाश पर रहे तो 10 दिन के असाधारण अवकाश पर 1 दिन का उपार्जित अवकाश कम कर दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 15 दिन होगी व आरएसी में 21 दिन होगी। एक समय में अधिकतम 120 दिन को दिया जा सकता है। साथियों, आपको ऑप्शन में आ सकता है उपार्जित अवकाश एक समय में कितने दिन तक दिया जा सकता है, तो आपको आंसर देना है 120 दिन का। ठीक है, टीबी कैंसर रोग होने पर एक समय में अधिकतम 300 दिन दिया जा सकता है। ये इसका बात है। ठीक है, सामान्य रूप से आता है एक समय में 120 दिन, और अपवाद स्वरूप जब किसी व्यक्ति को टीबी कैंसर हो तो एक समय में 300 दिन भी दिया जा सकता है। या पूर्ण मेले में 2.5 दिन का, आरएससी में 3.5 दिन का उपार्जित अवकाश मिलेगा। भुगतान 15 दिन के जमा उपार्जित अवकाश के लिए ले सकता है। अर्थात आप 15 दिन का जो भी आपको जमा हो चुका है उपार्जित अवकाश, उसके आप पेमेंट ले सकते हैं, भुगतान ले सकते हैं। विद्यालयों, पॉलिटेक्निकल, कला व विज्ञान महाविद्यालयों के अध्यापक स्टाफ को 15 दिन का उपार्जित अवकाश मिलता है। यह 1 से 1/4 दिन के हिसाब से मिलेगा। न्यायिक कर्मचारी को 12 दिन का उपार्जित अवकाश मिलता है, जो कि 1 जनवरी व 1 जुलाई को 6 मिलते हैं। 1 माह की सेवा पर 1 दिन का उपार्जित अवकाश न्यायिक कर्मचारी को मिलेगा। सिविल न्यायालय के किसी अधिकारी और कर्मचारी को विश्राम काल का उपभोग करने से रोका जाए तो उसे उस वर्ष 18 दिनों के अनुपात में उपार्जित अवकाश मिलेगा। अब आगे हम करते हैं विशिष्ट आकस्मिक अवकाश। बंध्याकरण ऑपरेशन के लिए पुरुषों को 6 दिन, महिला को 10 दिन। महिला कर्मचारी को परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत ICUD लगाने के लिए 1 दिन का। शैक्षणिक कार्यों के लिए 15 दिन का। विभाग की परीक्षा पर बैठने के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष ये विशेष आकस्मिक अवकाश देगा। खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के लिए 30 दिन का होता है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी फेडरेशन व राज्य स्तरीय संघ के कार्यकारी निकाय के समस्त पदाधिकारियों को 10 दिन का मिलेगा।
अब हम चर्चा करेंगे साथियों रूपांतरित अवकाश की, जो कि नियम 93(2) में दिया गया है। जब रूपांतरित अवकाश लिया जाए तब दुगनी संख्या में क्या किया जाएगा, अर्धवेतन अवकाश कम कर दिया जाएगा। यह भी ऑप्शन में आ सकता है कि किसी व्यक्ति को रूपांतरित अवकाश स्वीकृत किए गए हैं तो कौन सा अवकाश काटा जाएगा या कौन सा अवकाश कम कर दिया जाएगा, अर्धवेतन, जो कि दुगनी संख्या में। एक समय में 180 दिन के अर्धवेतन अवकाश को रूपांतरित अवकाश में बदला जा सकता है यदि अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए हो। 59,000 रुपये से अधिक का वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी को नहीं मिलता है। साथियों ये भी नया एडिशन है, ये जुड़ा है, ये महत्वपूर्ण है। 59,000 रुपये से अधिक को वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी को रूपांतरित अवकाश नहीं मिलेगा। ये स्वयं की बीमारी और चिकित्सा प्रमाण पत्र पर मिलता है। इसकी परिभाषा नियम 7(7)A में दी गई है और नियम 9 अर्थात 7(7)A में क्या कहा, नियम 92 में उल्लेखित अवकाश रूपांतरित अवकाश होता है। अब हम बात करते हैं साहब बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश। ठीक है, ये बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश किसमें दिया गया, नियम 103(ख) में दिया गया। साथियों महिला सरकारी कर्मचारी को 2 से कम उत्तरजीवी संतान के लिए मिलेगा। साथियों सभी ये जो भी ये बच्चा दत्तक ग्रहण चाहिए 2 से कम उत्तरजीवी संतान के लिए ये मिलता है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद दत्तक ग्रहण लेने पर मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब 1 साल से कम आयु के बच्चे को यदि आप गोद में ले रहे हो तो ये अवकाश मिलेगा। दत्तक ग्रहण की तारीख के पश्चात से 180 दिन तक का अवकाश आप ले सकते हो। अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ भी ये जोड़ा जा सकता है। सेवा पुस्तिका में प्रत्यक्ष से इसकी प्रविष्टि की जाएगी अर्थात प्रत्यक्ष से इसको लिखा जाएगा इस अवकाश का। ऐसे अवकाश पर जाने से पूर्व जो वेतन मिल रहा था वही वेतन मिलेगा। अब हम साथियों बात करेंगे सेवा समाप्ति अवकाश अर्थात टर्मिनल पर अवकाश। ये नियम 94 में दिया गया है। यह 300 दिन से अधिक नहीं मिलता है। जितना उपार्जित अवकाश जमा होता है उतना मिल सकता है, यह औपचारिक रूप से नहीं मांगा जा सकता। यह अस्थायी राज्य कर्मचारी को मिलता है। जब अस्थायी कर्मचारी स्वयं अपने विवेक अनुसार त्यागपत्र देता है तो उसके खाते में जमा अवकाशों का आधा मिलेगा, जो कि 150 से अधिक नहीं होगा। अब हम बात करेंगे विशेष असमर्थता अवकाश। स्पेशल डिसेबिलिटी नियम 99 से 102 में दिया गया है। कर्तव्य के दौरान या चुनाव ड्यूटी में कोई चोट या हानि हो तो मिलेगा। ऐसी असमर्थता होने से 3 माह के अंदर अवकाश के लिए आवेदन करना होगा। ठीक है, विशेष असमर्थता अवकाश कब मिलेगा, जब उसको ऐसा लग रहा हो कि ऐसी असमर्थता पैदा हो रही हो तो उसको 3 माह के अंदर ऐसा आवेदन करना होगा। यह 24 माह से अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता। यह भी ऑप्शन में आ सकता है कि विशेष असमर्थता अवकाश कितने समय तक लिया जा सकता, 24 माह से अधिक नहीं मिलेगा। असैनिक कर्मचारी को विशेष असमर्थता अवकाश मिलेगा, नियम 101 में दिया गया है। अन्य राज्य कर्मचारी पर लागू राज्य सरकार के नियम 102 के तहत इसको कर सकती है कि अन्य राज्य कर्मचारियों को क्या विशेष असमर्थता अवकाश लागू किया जा सकता है। हाँ, ये नियम 102 के तहत किया जा सकता है। साथियों आज हमने आपको जो जितने भी अवकाश दिए हैं उनका एक संक्षिप्त विवरण पढ़ा है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने सभी साथियों को बताना।